Good morning, everyone. May myself, Dr. Ekta Chaudhary, Assistant Professor, Department of Political Science. जैसा कि आज जो मैंने अपने लेक्चर का विषय चयनित किया है वह है सोशल इमेजिनेशन थॉट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो BA 6 सेमेस्टर के इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आता है। आज मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सामाजिक कल्पना है उसके बारे में आज चर्चा करने जा रही हूं। सोशल इमेजिनेशंस के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आप लोगों को भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताऊंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वे दलित समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, हमारे संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। और अंबेडकर जी का जन्म 1891 में एक महार जाति में हुआ था। अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में भेदभाव, अस्पृश्यता जैसी चीजों को का सामना किया और जिसके उपरांत उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय को लाने के लिए अथक प्रयास किया। साथ ही साथ हमारे संविधान में भी जो दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है उसमें भी उन्होंने समाज में उन वर्गों पे विशेष उन्होंने ध्यान केंद्रित किया जो अस्पृश्यता, छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं से झेलते रहे हैं वो। इसी संदर्भ में आज जो हमारा विषय है कि सोशल इमेजिनेशन क्या है। सोशल इमेजिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कल्पना की जो विचारधारा लाई गई जिसमें ये बोला जाता है कि जो व्यक्ति है वे अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक जो संगठन है उससे जुड़ता है। भीमराव अंबेडकर ने भी अपने समकालीन समय काल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो उनके जीवन काल में जो परिस्थितियां रही, जो भेदभाव, जो सामाजिक असमानताएं, जो अस्पृश्यता उन्होंने झेला, उसके आधार पर उन्होंने एक सामाजिक कल्पना की। वो सामाजिक कल्पना ये था कि एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सके जहां पर सभी वर्गों को, सभी समुदायों को अवसर की समानता प्राप्त हो सके, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या किसी भी वर्ग विशेष में रह रहे जो भी लोग हैं, उन सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। सी राइट्स मिल भी अपने विचारों के द्वारा यही कहते हैं कि एक ऐसी समाज की कल्पना की जाती है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर समाज को संगठित करता है, समाज को एक रूप, एक दिशा में चलाने का प्रयास करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज का ही अंग है और व्यक्तियों ने अपने हितों, अपनी जरूरतों के लिए ही समाज का निर्माण किया है। तो समाज एक ऐसा समाज होना चाहिए जो व्यक्तियों का ज्यादा से ज्यादा सर्वांगीण विकास कर सके। उन्होंने कहा कि जब व्यक्तियों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं और वो समस्याएं हमारे जो सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं, जो सार्वजनिक जो समस्याएं होती हैं, उन सभी से किसी न किसी रूप पर में जुड़े हुई होती है। वो कहते हैं कि ऐसे समाज में अगर कोई विसंगतियां या असमानताएं आती हैं तो सीधे उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे समाज में रह रहे जो वर्ग है, जो लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक महान चिंतक ही नहीं थे बल्कि वे एक संविधान निर्माता भी थे और संविधान निर्माता होने के साथ साथ समाज में फैल रही जो विसंगतियां थी, जो कुरीतियां थी, जैसे जाति प्रथा हो गया और सामाजिक न्याय को लेकर के प्रश्न चिन्ह हो गया, व्यक्ति विशेष को के मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा था, उन सभी विषयों पर उनका एक गहन अध्ययन प्रस्तुत उन्होंने किया है। अंबेडकर जी ने का मानना यह था कि हमें समाज को एक ऐसे रूप में देखना चाहिए जहां पर हम एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे समाज की कल्पना कर सके जो एक विकास और एक बेहतर की तरफ होनी चाहिए।
आगे हम बात करते हैं इन्हीं सारी समस्याओं को जो अंबेडकर जी ने अपने बचपन में सोशल डिस्क्रिमिनेशंस देखा, जहां पर उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जहां पर वो तालाबों से पानी नहीं पी पाते थे, जहां पर उनको छुआछूत के आधार पर कई जगह पर उनको अवसर नहीं प्राप्त हो पाते थे, जबकि वे बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति थे और उनके अंदर एक गहन विश्लेषण की शक्ति थी। किस तरीके से समाज को एक बेहतर समाज स्थापित किया जा सके, कैसे राष्ट्र की एक प्रगति की जा सके, वो सारी चीजें वो बहुत विस्तृत रूप से चीजों को समझ पा रहे थे, क्योंकि उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती थी। उन चुनौतियों से ही वे आगे बढ़े और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ाया और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया जैसी विश्वविद्यालयों से उन्होंने हायर एजुकेशन की उपाधि ली, जहां से उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में पीएचडी धारण किया। उनका मानना ये था कि समाज को अगर हमें विकसित करना है तो समाज में रह रहे जो लोग हैं उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल चेंज, यदि व्यक्ति शिक्षित होता है तो शिक्षित होने के साथ साथ वह समाज को परिवर्तित कर पाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर बौद्धिक शक्ति का विकास होता है तो वो तर्क कर पाता है, वो विमर्श कर पाता है और समाज में जो भी गलतियां या कमियां देखी जा रही होती हैं या जो भी अन्याय या विसंगतियां होती हैं उन विसंगतियों को दूर कर सकता है। और जब एजुकेटेड व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति होता है, तो वे अपने अधिकारों के प्रति, अपने न्याय के लिए, अपनी समानता के लिए आवाज उठा पाता है। तो उनके जो सोशल इमेजिनेशंस की अगर हम बात करें तो सोशल इमेजिनेशंस में उन्होंने कई बिंदुओं पे दिया कि समाज को हम कैसे समानता के धरातल पे स्थापित कर सके, साथ ही साथ समाज की जो संरचनाएं हैं इस प्रकार से होनी चाहिए जहां पर सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहा हो, उन सभी वर्गों को अधिकार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उनको नौकरियों में, हर चीजों में उनको वो मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो उस समय जो कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था चलाई जा रही थी, उन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना ये था कि जाति व्यवस्था के माध्यम से समाज में हम असमानताएं देखते हैं। असमानताएं यदि होनी भी चाहिए तो व्यक्ति विशेष के कार्यों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जैसी जो योग्यता है उनका कार्य विशेषीकरण उसी आधार पर होना चाहिए, ना कि जातीयता के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति विशेष को गलत नजर से या अस्पृश्यता के नजर से या भेदभाव की स्थिति में हम उनको देख सकते हैं। जाति व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि व्यक्ति जो है वो धर्म को, जाति को अपना सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था किसी व्यक्ति को केंद्रित बना करके, केंद्र में रख करके उसके साथ भेदभाव, असमानता या उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, तो ऐसी व्यवस्थाओं का वो पूर्ण रूपेण आलोचना करते हैं। उन्होंने बोला कि जो जाति व्यवस्था है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर हम बात करते हैं, मनुस्मृति शासन काल में मनुस्मृति जो लेख है उसमें 4 वर्णों की बात की गई है। उसमें जो शूद्र जाति थी, शूद्र जाति को बिल्कुल निम्न स्तर का रखा गया और धीरे धीरे देखा गया कि भारतीय समाज में जो दलित शूद्र जाति थी उनको बिल्कुल अस्पृश्य, भेदभाव और छुआछूत के रूप में देखा जाना शुरू कर दिया गया था। इसी संदर्भ में भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक आई, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये वर्णों के आधार पर जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है, ये सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर किसी एक विशेष जो जाति है उसको कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन करते हुए उनका शोषण कर रहा है। तो जाति व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए
जिसके आधार पर व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन हो सके, उनकी आवाज को दबाया जा सके या उनको अवसरों से वंचित किया जा सके। जाति व्यवस्था के माध्यम से हमने देखा कि उस समय जो समाज था वो कई खेमों में विभक्त होता हुआ नजर आने लगा। वहां पर एक ब्राह्मण जाति और एक शूद्र जाति, दो वर्गों में हमारा जो समाज था वो विभक्त होता हुआ नजर आ रहा था। और उनकी जो स्थिति थी, क्योंकि उस समय काल में जो दलित वर्ग होते थे उनको कई असामाजिक परिस्थितियों से झेलना पड़ता था, जैसे कि उनको तालाबों से पानी नहीं वो ग्रहण कर सकते थे, या फिर उनको शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था, रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते थे, उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि उनके पदचिन्ह जो हैं वो ना सड़कों पर पड़े। तो इस तरीके के जो कार्य किए जाते थे समाज के द्वारा वो बिल्कुल अमानवीय थे। वो हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे जो मानवीय मूल्य होते हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिलते थे। तो अंबेडकर जी का मानना ये था कि अगर हम किसी सोशल इमेजिनेशन की, किसी सामाजिक कल्पना की अगर हम बात करते हैं, तो एक सामाजिक जो हमारी धरातल होनी चाहिए, जो हमारा सामाजिक संरचनाएं होनी चाहिए, वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का अवसर मिल सके, जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। इसके बाद अंबेडकर जी ने अपने जो आइडियोलॉजी लाई, अपने जो सोशल इमेजिनेशंस की जो वैल्यूज थे, जो आइडियोलॉजीज थी, वो बेसिकली इन वैल्यूज पर बेस्ड थी, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर लोगों के एम्पावरमेंट्स की बात की गई। फ्रेंच रेवोल्यूशंस में भी लोगों के अधिकारों की बात की गई, उनके जो ह्यूमन राइट्स थे उनको वो प्रोवाइड किया गया, किस तरीके से हम व्यक्तियों को समानता दे सके। अंबेडकर जी ने महिलाओं को भी सम्मिलित किया कि महिलाएं भी समाज का सृजन करती हैं, समाज को आगे बढ़ाती हैं, और महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके बिना इस समाज की कल्पना करना मुश्किल है। तो वहां पर वो महिलाओं के भी अधिकारों की बात करते हैं, दलितों के भी अधिकारों की बात करते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्तियों को समानता मिलता है तो समानता के आधार पर वे अपना विकास कर पाते हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता, अपने विचारों को खुल करके बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी किसी के दबाव में ना आकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। जैसे महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को तलाक लेने के अधिकार नहीं थे, पुरुष तलाक ले सकते थे, परंतु उस समय काल की अगर हम बात करें तो महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता के माध्यम से और हिंदू कोड बिल में भी उन्होंने महिलाओं के लिए जो प्रोविजंस किया कि वो किस तरीके से तलाक ले सकती हैं अपने अधिकारों के लिए। फ्रेटर्निटी, किसी भी समाज को अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है तो उसमें बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, क्योंकि बंधुत्व के माध्यम से हम एक ऐसी एकता और भाईचारा को और सौहार्द को स्थापित करते हैं जिसके माध्यम से लोग आपस में मेल जोल के साथ विकास कर सके। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी जो राष्ट्र है या समाज है, उन समाजों में ये सारे मूल्य होने बहुत अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक सामाजिक कल्पना, सोशल इमेजिनेशन कर सकते हैं और हम सामाजिक न्याय की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अगर हमें सोशल इक्वालिटी या सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस तभी संभव हो पाएगा जब व्यक्तियों को इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी प्रदान की जा सके, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उनको प्राप्त हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया, उन्होंने आलोचना की, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए कि जब हमारे समाज में व्यक्ति विशेष शिक्षित होगा तो वे शिक्षित वर्ग जो है वे अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक होगा, क्योंकि शिक्षित समाज से ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने बौद्धिकता के आधार पर तर्क करता है और तर्क के माध्यम से ही वे जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का वो समाधान ढूंढ पाता है, विमर्श के माध्यम से, डिस्कोर्स के माध्यम से।
इसके साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर ने जब अपनी समकालीन परिस्थितियों को देखा और उनको लगा कि हमारे हमारे भारत में एक ऐसी सामाजिक कल्पना की आवश्यकता है जहां जो सोशल जस्टिस पर बेस्ड हो, इसके लिए उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और अपने संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स रखे, ऐसे प्रोविजंस किए जिसमें जो अस्पृश्य जाति के लोग थे या जो पिछड़े लोग थे या जो महिला वर्ग थी, उनको रिजर्वेशंस के द्वारा उनकी स्थितियों को अपलिफ्ट करने का प्रावधान किया गया। हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जहां पर जो दलित वर्ग थे, जो अस्पृश्य लोग थे, जैसे SC ST ट्राइबल कम्युनिटीज थे, उनको कैसे उनकी स्थितियों को सुदृढ़ किया जा सके, कैसे समाज में उनको बराबर लाया जा सके, एक समानता के धरातल पे लाया जा सके, वो तभी संभव था जब उनको रिजर्वेशंस प्रदान किया जा सके। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको रिजर्वेशंस के माध्यम से उनकी स्थितियों को अपलिफ्ट करने का प्रावधान किया गया, जिससे कि वे भी समाज के बराबर आ सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई कि व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का पूर्ण रूपेण अपना उपयोग कर सकता है और एक स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को यापन कर सकता है, साथ ही साथ अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है। हमारे ही संविधान में आर्टिकल 32 जो है अस्पृश्यता का अंत, जो पिछड़े, जो ऐसे निम्न वर्ग के लोग थे जो अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां, भेदभाव जैसी कुरीतियों को झेल रहे थे, उन सभी को हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी के माध्यम से उसको पूरा समाप्त कर दिया। अनुच्छेद जो 32 है वो उस अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें ये प्रावधान किया गया कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी जो है उसको पूर्ण रूपेण से खत्म किया जा सके और लोगों को समानता प्रदान की जा सके, ताकि उनका किसी भी प्रकार से अधिकारों का हनन ना हो सके। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो हिंदुज्म कास्ट बना है, हिंदुज्म जो सिस्टम था हमारे इंडिया में, वहां पर देखा गया था कि हिंदुज्म जो था, हमारा जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे कानूनी व्यवस्थाएं बनाई गई थी जो ज्यादातर क्या थी कि हिंदू जातियों पर ही फोकस थी। उनके द्वारा जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था, वो कास्ट सिस्टम हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा था, क्योंकि वहां पर उस जो हिंदुज्म कास्ट सिस्टम था उसमें असमानताएं देखने को मिल रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में थोड़े बदलाव होने चाहिए। यहाँ पर व्यक्तियों को अगर हम किसी तरीके से कोई क्लासिफाई कर पा रहे हैं, कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम उसके कर्म के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर हम उसको डिवीजन कर सकते हैं, ना कि उसको उसकी जातीयता के आधार पर हम उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था रही, वो पूर्णतः सामाजिक अन्याय पर केंद्रित थी। वो कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को बिल्कुल नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही थी। जहां पर समानता नहीं था, जहां पर न्याय नहीं थी, जहां पर स्वतंत्रता नहीं देखने को मिल पा रही थी, तो ऐसे में अंबेडकर ने अपने अंतिम पड़ाव पर अगर हम बात करें तो 1956 में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या हिंदू धर्म हो, वे सभी धर्मों में कुछ न कुछ हम असमानताएं, कुछ न कुछ कुरीतियां हम देख पा रहे हैं। और जो बौद्धिज्म धर्म था, जिसको उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो बौद्धिज्म जो धर्म था, बौद्धिज्म धर्म जो था वो इक्वालिटी, ह्यूमैनिटीज पर बेस्ड था। वो प्रमोट करता था इक्वालिटी और ह्यूमैनिटीज को, क्योंकि उनका मानना ये था कि एक बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जहां पर सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता है और उनकी जो मानवता है, उस मानवता के आधार पर उनका धर्म क्या है, केंद्रित है। इसलिए उनको लगा कि जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं और हम सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, तो धर्म जाति एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर हम सभी व्यक्तियों को समान रूप से देख सके। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं हम उसको नजरअंदाज ना करें, बल्कि हम सभी को समान अवसर दे सके, सबको समान भागीदारी दे सके, सबको राजनीतिक सहभागिता दे सके। लोकतंत्र की भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि इन्होंने अंबेडकर ने भी जो डेमोक्रेसी की विचारधारा को रखा, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी सिर्फ शासन प्रणाली को चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जो जनता की आवाज होनी चाहिए, यानी कि जनता स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अपने प्रतिनिधियों तक, अपनी सरकार तक रख सके और सरकार जो है वो अपनी जनता के हितों के लिए उत्तरदायी हो सके। जनता सरकार जो है वो अपनी जनता को समानता दे सके, अधिकार दे सके। यदि उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा हो तो ऐसी परिस्थितियों में उनके अधिकारों के हनन को रोका जा सके, संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सके, ताकि समाज में एक समानता स्थापित हो सके और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं वो भी मजबूत हो सके। इसके साथ ही साथ अगर हम कंटेम्पररी रिलेवेंस की बात करते हैं तो कास्ट इश्यूज स्टिल एग्जिस्ट। हम देख रहे हैं कि आज भी समकालीन समय काल में अंबेडकर ने नो डाउट सोशल इमेजिनेशंस को लेकर के बहुत सारी बातें की। इवन उन्होंने हिंदू कोड बिल में विमेन्स एम्पावरमेंट की भी बात की। उन्होंने बोला कि महिलाओं को भी सशक्त होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो कई परिवारों को शिक्षित कर सकती है। साथ ही साथ उसको तलाक लेने का अधिकार है, अगर वो अपने जीवन साथी को का चुनाव भी कर सकती है। इसके साथ ही साथ उसको रोजगार अपनाने का अधिकार है, जिससे कि उसकी आर्थिक निर्भरता जो दूसरों के ऊपर है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उन्होंने महिलाओं पर भी फोकस किया। साथ ही साथ जो हमारे अस्पृश्य जाति के लोग थे उनको कैसे सशक्त मजबूत बनाया जाए उसकी भी बात की। उन्होंने संविधान में भी ऐसे प्रारूप रखे कि जिसमें कि ऐसे समाज के जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और समाज एक समानता के धरातल पे आ सके। क्योंकि यदि किसी राष्ट्र में समानता के आधार पर सभी व्यक्ति एक समान अपने अवसरों को प्राप्त कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं तो वो राष्ट्र बहुत तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन आज भी हम देख पा रहे हैं कि अंबेडकर के जो आइडियाज रहे थे वो प्रासंगिक जरूर है, लेकिन स्टिल जो हम देख पा रहे हैं कास्ट इश्यूज जो है, कास्ट बैरियर है, आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो थोड़ी सी इसकी अगर हम आंकड़े देखें तो शहरों में थोड़ा इसकी जो स्थितियां हैं वो सुधरी हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कास्ट जो सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में है। आज भी उसको देख पा रहे हैं कि वो सारी चीजें देखने को मिलती है और जो वोट बैंक होती है, वोट बैंकिंग भी कास्ट के आधार पर देखने को मिल पा रही है। विमेन्स की एम्पावरमेंट की बात की जा रही है तो आज भी विमेन्स कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को पूर्ण रूपेण नहीं वो कर पाती हैं, उनको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अंबेडकर के जो आइडियाज रहे हैं आज कंटेम्पररी टाइम पीरियड्स में भी हम देख पाते हैं कि वो जैसे कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हो गया, कास्टिज्म्स हो गया और जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो भी आज हम देख पा रहे हैं कंटेम्पररी टाइम पीरियड्स में। अंबेडकर के जो सोशल इमेजिनेशंस हैं, अंबेडकर के सोशल इमेजिनेशंस को आज की जो जनता है, आज की जो यूथ है, उसको सोशल पर्सपेक्टिव में सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं तो हम समाज को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा समाज में रह रहे लोगों का विकास कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज का ही अंग है और समाज की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो व्यक्ति अपने अनुभवों से ही समाज में जो चीजें हैं उसको वो समझ पाता है, उसको वो देख पाता है और उसमें वो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अंबेडकर का जो सोशल इमेजिनेशन की जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो टोटली
एक जस्टिफाई था, एक न्यायपूर्ण था और एक ऐसे समाज की वे कल्पना करते हैं जहां पर वे ही चाहते थे कि हमारा समाज ऐसे पूर्ण रूप से बदले जहां पर प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक वर्गों को, प्रत्येक समुदायों को समानता मिल सके, न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके और वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। आज जो समकालीन परिस्थितियों में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहे हैं, जो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही है, जो कास्ट इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं, आज हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अपने आप को एम्पावर्ड करने की बात कर रहे हैं। तो ये एम्पावरमेंट तभी संभव हो पाएगा जब हम सोसाइटी में जो भी सोशल इविल्स हैं, जो सोशल डिस्पैरिटीज हैं, उनको हम दूर कर सके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के आधार पर। और जो हमारे थिंकर्स हैं, जो हमारे फिलोसफर्स रहे हैं, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर रहे हैं, उन्होंने क्या आइडियोलॉजीज दी सोशल जस्टिस के रिफॉर्म के लिए, तो उस रिफॉर्म को हमें भी करना होगा, हमें भी आगे आना होगा और एक ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाना है जहां पर सभी व्यक्तियों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिल सके, अपने इक्वालिटीज को वो यूटिलाइज कर सके, समानता के धरातल पर सभी अपने अधिकारों को पूर्ण रूपेण स्थापित कर सके, प्राप्त कर सके और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगठन या समुदायों का कोई भी मानवाधिकार हनन ना हो सके। यदि किसी प्रकार का यदि हनन होता है तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था, हमारा संवैधानिक जो प्रारूप है वो इतना मजबूत और सशक्त होना चाहिए कि व्यक्ति विशेष पर ही वो केंद्रित होकर के विकास कर सके। क्योंकि अगर व्यक्ति का विकास होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, तभी एक समाज का वो अच्छा विकास, एक राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए हमें अपने समाज में फैली विसंगतियों को, कुरीतियों को नजरअंदाज करने की जगह उसमें परिवर्तन, सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। आई होप कि अंबेडकर का सोशल इमेजिनेशन जो कॉन्सेप्ट रहा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।